बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मैप सीरीज़ के ऊपर एशियन कॉन्टिनेंट के हवाले से। और आज के इस सेशन में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि एशिया से रेलिवेंट है वो देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने एशिया के मैप के ऊपर की थी और उसमें हमने मैप को रीड किया था, एक्सप्लेन किया था कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ कहाँ पे, उनकी लोकेशन क्या है, मुख्तलिफ लैंड बॉडीज़ और वाटर बॉडीज़ के हवाले से हमने देखा था और उस हवाले से हमने एक्सप्लेनेशन की थी। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस मैप सीरीज़ के हवाले से कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन और शॉर्ट टॉपिक भी बनाना चाहिए जो कि फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करता हो, ताकि वो वाली जो एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी है उसको रीकैप भी कर लें, उसको समराइज भी कर लें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं हर एग्जामिनेशन के हवाले से उसको हम कवर कर सकें और हमारे पास एक समराइज फॉर्म में फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास मौजूद हों ताकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रीकैप और रिवाइज कर सकें। तो बेसिकली आज का सेशन उसी की कंटिन्यूएशन है, लेकिन ये समराइज फॉर्म में है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के हवाले से और मुझे यकीन है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट के हवाले से हैं। सबसे पहली बात जो एशिया के हवाले से है कि दैट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, यानी एरिया के हवाले से भी ये लार्जेस्ट है और पॉपुलेशन के हवाले से भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो इन बोथ द सेंस एशियन कॉन्टिनेंट इज़ द लार्जेस्ट in terms of population and in terms of area as well. Secondly, it is located in the eastern and northern hemisphere. इसकी हेमिस्फीयर की हम बात करें तो ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में वाक़ है, तो इस हवाले से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं इक्वेटर के सेंस में तो इक्वेटर के नॉर्थ में आता है, तो ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पाया जाता है। थर्डली, द ओनली कॉन्टिनेंट बॉर्डर्स विथ 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 3 ओशंस, और ये एजाज़ एशियन कॉन्टिनेंट को हासिल है कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो 3 कॉन्टिनेंट्स के साथ और 3 ओशंस के साथ लगती हैं। कॉन्टिनेंट्स की अगर हम देखें तो यूरोप के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ लगती हैं और तीसरा ओशियाना या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं। और अगर हम ओशंस या वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं तो इसके ईस्ट में जो है वो पैसिफिक ओशन, साउथ में इंडियन ओशन और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। तो ये 3 वाटर बॉडीज़ हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट के साथ लगती हैं। ये एजाज़ किसी और कॉन्टिनेंट को हासिल नहीं है कि 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 ओशंस के साथ जिसकी बाउंड्रीज लगती हों। तो ये जो यूनिकनेस है ये एशिया के साथ एसोसिएटेड है। इसके साथ हम देखते हैं कि इसके एरिया के हवाले से जो डाटा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में आता है, तो लिहाजा इसको अच्छी तरह से समझना और ज़हननशीन करना बड़ा ज़रूरी है। इसका एरिया है 4,45,79,000 और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है। मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ, 4,45,79,000 मुरब्बा किलोमीटर या 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसकी दूसरी फॉर्म देखें स्क्वायर माइल्स में तो 1,72,12,000 मुरब्बा मील बनता है और शॉर्टेस्ट फॉर्म में 17.2 स्क्वायर माइल्स यानी 17.2 मुरब्बा मील के एरिया बनता है। तो ये दोनों या चारों फिगर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हवाले से। नेक्स्ट इसकी टोटल सरफेस एरिया और टोटल लैंड एरिया यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एशिया कंटेन्स 30% ऑफ द अर्थ्स टोटल लैंड एरिया, यानी आज की अगर टोटल लैंड एरिया की हम बात करते हैं पूरी दुनिया के एरिया के हवाले से तो एशिया कंप्राइजेस 30%। एशिया का एरिया जो है वो 30% बनता है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो एशिया कंटेन्स 9% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया इज रेफर्ड टू एज द एक्सपोज्ड एरिया। तो ये दोनों फिगर्स जो है टोटल लैंड एरिया और टोटल अर्थ सरफेस एरिया, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स दैट आर एसोसिएटेड विद एशिया। देन द पॉपुलेशन, इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया तो रफली 4.5 बिलियन और 60% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज बेस्ड इन एशिया। टोटल टाइम जोन्स है एशिया की हम बात करते हैं तो 10 टाइम जोन्स हैं जो कि एशिया में पाए जाते हैं और ये 10 टाइम जोन UTC+2 to UTC+12 तक हैं। तो इस तरह 10 टाइम जोन्स हैं एशियन कॉन्टिनेंट के हवाले से। इसकी बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो इसकी बाउंड्रीज मिलती हैं पैसिफिक ओशन के साथ ईस्ट में, यानी पैसिफिक ओशन इसके मशरक में आता है। आर्कटिक ओशन जो इसके ऊपर है नॉर्थ में वो नॉर्दर्न एरिया में आता है, ये नॉर्थ में आता है। और इंडियन ओशन जो उसके नीचे है साउथ की जानब वो इसके साउथ में आता है। तो 3 जो ओशंस है वो इसके साथ इनकी बाउंड्रीज लगती हैं। इसके अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट इसके वेस्ट में आता है यानी मगरब में आता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इसके
साउथ वेस्ट में आता है, और जबकि ओशियाना या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट इसके साउथ ईस्ट में आता है। तो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि एशिया के साथ जिनकी रेलिवेंस बनती है। मोस्ट ड्राई प्लेस इन एशिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होता है कि व्हाट इज द मोस्ट ड्राई प्लेस इन एशिया, दैट इज एडन विच इज लोकेटेड इन यमन। तो यमन में ये जगह पाई जाती है जहां पे जो है वो मोस्ट ड्राइएस्ट प्लेस इन एशियन कॉन्टिनेंट है। उसके बाद प्लेस विद हाईएस्ट रेनफॉल इन एशिया, दैट इज अनदर वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एशिया ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, दैट इज मास इन राम एंड दैट इज लोकेटेड इन इंडिया। ये इंडिया में पाया जाता है, जो कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के हवाले से भी हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस इन द एशिया एंड वर्ल्ड एज वेल है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया, इफ यू टॉक अबाउट in terms of area, so that China comes first and then Maldives is the smallest। तो रकबे के हवाले से चाइना सबसे बड़ा है और उसके सबसे छोटा मुल्क जो है वो मालदीव है। लार्जेस्ट आइलैंड की अगर बात की जाए तो बोर्नियो आइलैंड, दैट इज लोकेटेड इन इंडोनेशियन कंट्री, दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशियन कॉन्टिनेंट। हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन एशिया एंड द वर्ल्ड एज वेल इज तिब्बत प्लेट्यू। यानी तिब्बत प्लेट्यू ऐसा प्लेट्यू है जो कि ना सिर्फ एशिया में बल्कि वर्ल्ड के हवाले से भी हाईएस्ट भी है और लार्जेस्ट प्लेट्यू भी है। तो ये एशिया और वर्ल्ड दोनों में मुश्तरक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया इज यंगजी, दैट रिवर इज लोकेटेड इन चाइना और इसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर। और अगर इसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो वर्ल्ड में इसका तीसरा नंबर आता है, यानी एशिया में इसका पहला नंबर है और वर्ल्ड रैंकिंग में आप बात करें तो नाइल अमेज़न के बाद इसका तीसरा नंबर आता है। फेमस डेजर्ट्स जो कि एशिया में पाए जाते हैं उनमें गोबी डेजर्ट है जो कि मंगोलिया में पाया जाता है और मंगोलिया की लोकेशन आपने मैप में देखी है, ये चाइना के नॉर्थ में या ऊपर वाली साइड पे है। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट है वो काराकुम है, तुर्कमेनिस्तान के हवाले से, ये तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। और यहाँ पे चूँकि कज़ाइल कुम भी है वो उज़्बेकिस्तान में है, तो इसको थोड़ा सा हमने डिफ्रेंशिएट करना है और इंटरेस्टिंग वे में इसकी कोई एसोसिएशन बनानी है ताकि हम कज़ाइल कुम और काराकुम को मिक्सअप ना करें। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो इस वर्ड में काराकुम और तुर्कमेनिस्तान में तो दो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बड़े नुमाया है, एक आर और दूसरा के। तुर्कमेनिस्तान में भी हम देखते हैं तो ये इसकी अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये दोनों जो अल्फ़ाबेट्स हैं काफ़ी वाज़े होते हैं, काराकुम एंड देन तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह आपने इन दोनों जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी एसोसिएशन को ज़हनशीन करना है, के और आर की एसोसिएशन को, और जब इसको आप प्रोनाउंस करेंगे काराकुम एंड तुर्कमेनिस्तान तो वहाँ आर और के की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत वाज़े नज़र आती है। तो इस तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आप इसको, मुझे यकीन है कि आप इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ कज़ाइल कुम। मैं पहले आपको बताया कि ये भी के से स्टार्ट हो रहा है और इसके आखिर में भी कुम आता है, लेकिन ये उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप मिक्सअप उस सूरत में नहीं करेंगे जब आप काराकुम को अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लेंगे और तुर्कमेनिस्तान के साथ उसकी एसोसिएशन अगर आपके जहन में होगी तो फिर आप कज़ाइल कुम को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये उज़्बेकिस्तान के साथ एसोसिएटेड है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेजर्ट भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टकली मकान। और टकली मकान जो डेजर्ट है ये चाइना में पाया जाता है। तो इस तरह जो मेजर और फेमस डेजर्ट्स हैं वो 4 हैं। मंगोलिया में गोबी, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम, उज़्बेकिस्तान में कज़ाइल कुम और टकली मकान जो है वो चाइना में पाया जाता है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ आल्सो लोकेटेड इन एशिया। ये भी एशिया में पाई जाती है, साइबेरियन रीजन में पाई जाती है और ये रीजन है जनाब रशिया के साथ एसोसिएटेड। और यहाँ इसके साथ 2 एसोसिएशन है, वर्ल्ड्स की डीपेस्ट भी है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर भी है। तो याद रखना है आपने इसके हवाले से, दोनों इसके साथ जो यूनिक पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दैट इज़ लेक बेकल। और इसकी जो फीट में अगर हम देखते हैं तो 5315 फीट और 1620 मीटर्स इसकी डेप्थ बनती है। तो ये दोनों जो है एसोसिएशंस बेकल के साथ एसोसिएटेड हैं। अब हम अगर पॉइंट्स की बात करते हैं कि एशिया के कौन से पॉइंट्स हैं जो कि उसके एजेस पे पाए जाते हैं, तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो कि इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ आता है, ऊपर की तरफ, तो यह रशिया में पाया जाता है और इसका नाम है फ्रेंज जोसेफ लैंड। ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है जो कि एशियन कॉन्टिनेंट का नॉर्थ में पाया जाता है। इसी तरह अगर हम साउथ में आ जाएं तो हम देखते हैं कि इंडोनेशिया की पनामा आइलैंड जो है वो इसका साउथ मोस्ट पॉइंट है एशियन कॉन्टिनेंट का। इसी तरह अगर हम वेस्ट में चले जाते हैं तो वेस्ट में जैसे आपको पता है कि तुर्की इसके वेस्ट मोस्ट कंट्री है, तो तुर्की में ही एक जगह है जिसे केप बाबा कहते हैं, वो फर्स्ट मोस्ट पॉइंट है ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। जबकि ईस्ट मोस्ट पॉइंट की बात करें तो अगेन
दिस पॉइंट इज लोकेटेड इन रशिया और इस पॉइंट का नाम है बिग डायोमीड और ये भी रशिया में पाया जाता है। तो इस तरह ये 4 पॉइंट्स हैं जो मुख्तलिफ एजेस में एशियन कॉन्टिनेंट के पाए जाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में, और ये वाले पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो एशियन कॉन्टिनेंट में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के ऊपर बेस करते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो 8 कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पाए जाते हैं और इनमें जो फर्स्ट 2 हैं वो ईस्ट एशिया से उनका ताल्लुक़ है, ताइवान और चाइना। तो आपने इनको ग्रुप में याद करना है, ताइवान और चाइना को, ये ईस्ट एशिया में आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्रीज़ का ग्रुप है वो म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया है। तो इनको हम देखते हैं तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनको एक ग्रुप में आपने याद करना है। जबकि नेक्स्ट जो 3 कंट्रीज़ हैं, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया, तो ये मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। तो इस तरह ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पाए जाते हैं। तो इनको आपने ग्रुप्स की सूरत में याद रखना है ताकि इनके नंबर भी आपको याद रहे और इनके नेम्स के हवाले से भी आप अच्छा ग्रुप के सूरत में इनको ज़हनशीन कर लें। मैं रिपीट कर देता हूँ, ताइवान और चाइना का एक ग्रुप बना लें, देन म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया, ये तीनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। उसके बाद ओमान, यूएई और सऊदी अरबिया के हम देखते हैं तो ये मिडिल ईस्ट में आते हैं, तो इनका एक ग्रुप है। तो इस तरह ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया से जिनका ताल्लुक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद इक्वेटर के देखते हैं कि वो कौन कौन से एशियन कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के ऊपर पाए जाते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं, ये मालदीव यहाँ पे नज़र आता है, ये साउथ एशिया में इंडियन ओशन में पाया जाता है, आइलैंड कंट्री है। जबकि नेक्स्ट उससे जब इंडियन ओशन हम क्रॉस करते हैं तो इंडोनेशिया आता है जो कि 13,000 आइलैंड के ऊपर बेस करता है। तो ये वो 2 एशियन कंट्रीज़ हैं जिनमें से इक्वेटर जो है वो गुजरती है। तो इस हवाले से आपने ज़हनशीन करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया से जिनका ताल्लुक है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ में थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन है, लेकिन आपने याद रखना है कि 48-49 कंट्रीज़ बनते हैं। एक आध कंट्री के हवाले से मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक तो नहीं आते जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। बहरहाल अगर 49 आते हैं तो तब भी आप उसकी कंट्रीज़ की लिस्ट देख सकते हैं, और 48 आए तो उस हवाले से भी आपने इसको देख लेना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आने की चांसेस नहीं हैं। तो 49 कंट्रीज़ हैं, यूएन मेंबर हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो एक कंट्री को हासिल है, जबकि 5 अदर कंट्रीज़ हैं जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इस तरह एशियन कंट्रीज़ में कुछ जो है वो टेरिटरीज ऐसी हैं जो कि डिपेंडेंसीज हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंसीज में अक्रोटीरी एंड डिखिलिया, ये जो डिपेंडेंसीज हैं ये यूके से वाबस्ता हैं। उसके साथ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है जो कि ब्रिटिश के साथ एसोसिएटेड है और इसकी डिपेंडेंसीज जो है वो यूके के साथ लगती हैं। इसी तरह क्रिसमस आइलैंड्स एंड कोकोस या कीलिंग आइलैंड्स जो है ये दोनों आइलैंड्स ऑस्ट्रेलियन की डिपेंडेंसीज हैं, जबकि हांगकांग और मकाओ जो है ये चाइना के साथ एसोसिएटेड हैं और चाइना की डिपेंडेंसीज हैं। तो इस तरह ये वाली जो 6 बॉडीज़ हैं ये डिपेंडेंसीज हैं जो कि एशिया में पाई जाती है। अब हम देखें हैं नॉन यूएन स्टेटस कौन से हैं, तो ये 4 बॉडीज़ ऐसी है जो कि नॉन यूएन स्टेटस हैं, इनको अभी यूएन स्टेटस नहीं मिला। उनमें पहले नंबर पे है अब्खाज़िया, दूसरे नंबर पर है आर्टसाक और तीसरे नंबर पर है साउथ ओसेनिया और 4th नंबर पे है ताइवान। तो ये 4th बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि जिनको अभी जो कि नॉन यूएन स्टेटस है, जिनका यूएन का स्टेटस नहीं है, यानी यूएन ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब हम देखते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट का कोड क्या है। UNM49 कोड होता है जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिया जाता है। ये कोड है कि यूनाइटेड नेशन जो है डिफरेंट फैक्ट्स के हवाले से, स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से और उनकी मेजरमेंट के हवाले से इस्तेमाल करती है UNM49 कोड। तो इसका कोड जो एशिया का बनता है वह है 142 एशिया 001 वर्ल्ड। तो ये एशिया के हवाले से एसोसिएटेड है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे यकीन है कि एशियन कॉन्टिनेंट के हवाले से ये जो समराइज सेशन है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आने वाले किसी सेशन में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।